अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। बिलाखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतज़ार था। अब से कोई 6-7 घंटे के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब लाहौर के लिबर्टी चौक में एक बहुत इंपॉर्टेंट खिताब करेंगे, जहां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज को तहलील करने के हवाले से, डिसॉल्व करने के हवाले से वो एक हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या वो दिसंबर के अंदर अंदर ही ये असेंबलियों को तहलील करने की तारीख देंगे, जिस तरह से आज के दिन में फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शेख रशीद साहब, जो बहुत डेस्परेट हो चुके हैं, उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा इमरान खान ने मुझसे वादा किया है, मुझे खुद बताया कि असेंबलीज जो हैं उन्हें दिसंबर में ही डिसॉल्व होगा और इमरान खान किसी साजिश का शिकार नहीं होंगे, तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगी। अगले 48 घंटे, हमेशा की तरह उन्होंने कहा अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। उन्होंने भी कहा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जो भी मीटिंग्स हुई हैं पीएमएलएन के लीडरान के साथ, वो सब की सब नाकाम हो चुकी हैं, उनका कोई रिजल्ट जो है वो नहीं निकला। ये उन्होंने इसलिए कहा कि उनसे सवाल पूछा गया कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी ये समझते हैं कि असेंबलीज को फौरी तौर पर डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, उसका वो जवाब दे रहे थे। दूसरी तरफ वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो जराए से हमारे सामने आ रहा है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में, कह लें कि 24 घंटों में, मूनस इलाही ने और चौधरी परवेज इलाही ने 3 या 4 दफ़ा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ जमान पाक में जाके मुलाकात की है। परवेज इलाही साहब ने चौथी मीटिंग जो उनके साथ की है वो रात को, आधी रात के करीब जाके की है जमान पाक में। जाहिर है कि वो बहुत डेस्परेट हैं, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर। और मूनस ने और हुसैन इलाही ने भी उनसे बहुत मुलाकातें की हैं। और वहाँ पर जो हमारे सामने एक पर्सपेक्टिव आता है कि परवेज इलाही ने और मूनस इलाही ने इमरान खान साहब को ये बावर करवाया है कि असेंबलीज को फौरी तौर पर डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। ये तारीख कहीं फरवरी के आखिर की, यानी 2023 के दूसरे महीने के आखिर की होनी चाहिए, वरना अगर हम अर्ली डिसॉल्व करेंगे तो उसमें बड़े खतरात हैं और मीडिया में कहा जा रहा है कि बड़ी मार पड़ेगी। अब क्या होगा इमरान खान साहब के सामने, ये जो दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं, इसमें हकीकत पसंदाना तौर पर उनका चैलेंज है क्या, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, रिस्क्स क्या है, इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट्स करूंगा। मैंने कुछ 3-4 पॉइंट्स इसके लिख के रखे हैं। लेकिन पहले क्विकली मुझे इजाजत दीजिए कि पिछला वीलॉग जो मैंने किया 16 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर 2014 की ट्रेजिडीज के हवाले से, और वो बहुत कम देखा गया बिकॉज जब मैंने वो रिलीज किया, पब्लिश किया मैंने यूट्यूब पे, उस वक्त पाकिस्तान में गालिबन सुबह के 4 बजे हुए थे, तो ज़ाहिर है उसको बहुत कम देखा गया। लेकिन मैं उसका लिंक एक बार फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। बिकॉज दैट वीलॉग एंड वीडियो से एक डिबेट जनरेट हुई है। जब आप उसको देखेंगे, उसके जो कमेंट सेक्शन देखेंगे, वहाँ पे आपको वो डिबेट जो है वो नज़र आएगी। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि उस वीलॉग, मतलब 1971 की बात करना, ट्रेजिडीज की बात करने के ऊपर तो दर्जनों, अगर 100 से ज़्यादा किताबें नहीं लिखेगी तो बहरहाल दर्जनों किताबें तो मैं ज़ाती तौर पे देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, रिव्यू कर चुका हूँ। उस टॉपिक पे मैंने गुज़श्ता चंद बरसों में खुद भी बहुत प्रोग्राम भी किए हैं, वीलॉग भी किए हैं, लिखा भी है ग्लोबल विलेज स्पेस पे। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तकलीफ दह सब्जेक्ट है। और इसके ऊपर आप हर वक्त जब चाहें इसको एक नए एंगल से देख सकते हैं। इसके ऊपर पीएचडी हो सकती है, किताबें लिखी जा सकती हैं, उसके बावजूद आपको लगेगा कि ये नाकाफ़ी है। तो जो उस पर एक क्रिटिसिज्म हुई है कि मैंने इस चीज़ को नहीं उठाया, जीनोसाइड को नहीं उठाया, ह्यूमन ह्यूमन राइट वायलेशन जो की हैं पाकिस्तान की साइड ने, उसको बहुत ज़्यादा नहीं उठाया। उसका जवाब पहला ये है कि मैंने एक बहुत ही फोकस्ड किस्म का कमेंट किया। मेरे सारे कमेंट का अगर उस वीलॉग को देखेंगे, जिन्होंने उसको देखा, मेरा मकसद कहने का ये था कि जब एक शख्स के सामने, एक इंसान, एक फैमिली, एक एक कौम के सामने एक ट्रेजेडी आती है, तो उस ट्रेजेडी पे आप बड़ी पेनफुल रिफ्लेक्शंस करते हैं, और उन पेनफुल रिफ्लेक्शंस के नतीजे में आपकी लर्निंग आउटकम्स होते हैं। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज हैं, जो रूलिंग एलीट है, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो मीडिया टाइकून्स हैं, सेठ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लासेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने 1971 की ट्रेजेडी से और 2014 का आर्मी पब्लिक स्कूल की ट्रेजेडी से राइट लेसन्स, सही फैसले जो हैं, सही नतीजे जो हैं, वो अखज़ नहीं किए। और जहाँ ये नतीजा अखज़ किया गया कि हम अस्करी तौर पर अमेरिका के ऊपर, चीन के ऊपर, दुनिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते,
न्यूक्लियर पोस्चर को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की गई, हमें खुद से मजबूत होना चाहिए, हमें खुद इन्हिसारी होनी चाहिए, वो किया उस पर। और फिर 18th अमेंडमेंट एक तरह की कि प्रोविंसेस के दरमियान फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उस हवाले से 18th अमेंडमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग आउटकम है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग आउटकम है 1971 का खास करके, वो ये है कि जब आप एक रियासत को पॉलिटिकल वैक्यूम, पॉलिटिकल डेफिसिट में, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के बगैर उसको चलाते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान को 1958 से 1971 तक चलाया गया अयूब खान के मार्शल के नतीजे में, जो तब्दील हो गया याह्या खान के मार्शल में, तो आप एक रियासत को चलाते हैं सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की मदद से। डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर, असिस्टेंट कमिश्नर, SHO, पुलिस के SPs की मदद से आप चलाते हैं, लोअर जुडिशरी की मदद से आप चलाते हैं, हाई कोर्ट्स की मदद से आप चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स की मदद से आप चलाते हैं, ट्रिब्यूनल्स की मदद से आप चलाते हैं, फ्रेंडली कंट्रोल मीडिया की मदद से, मशाइख की मदद से, उलेमा की मदद से। लेकिन उसके अंदर जो पॉलिटिकल डेफिसिट रह जाता है, ये पूरा का पूरा आप एक अक्स तो खड़ा कर लेते हैं लेजिटिमेसी का, लेकिन जो असल लेजिटिमेसी है किसी रियासत को प्रोग्रेसिव तरीके से चलाने के लिए, उसमें अवाम का इनपुट, अवाम का कंसेंसस, जो सेक्शंस ऑफ ओपिनियन है, उन सब का कंसेंसस जब नहीं होता तो रियासत नहीं ठीक तरह से चल सकती। और यही वजह है कि वो खिलवाड़ हुआ जिसके नतीजे में 16 दिसंबर 1971 का तारीख दिन, स्याह दिन हमें देखना पड़ा, हमें ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान दुलख्त हुआ, बिकॉज वो एक डिफेक्टिव पॉलिटिकल प्रोसेस था। पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने नहीं दिया गया, रियासत को बहुत देर तक, 20 बरस तक इंतजामी बुनियादों पर सिविल मिलिट्री ढांचे से चलाया गया। ये मेरा बेसिक उस वीलॉग का मकसद था समझाने के लिए। और उसमें क्योंकि मैं उसको कनेक्ट करना चाहता था प्रेजेंट टाइम्स के साथ, जहां मेरा आर्गुमेंट ये है कि अप्रैल जो कुछ किया गया मार्च से, अप्रैल 2022 के बाद से PDM की जो कॉन्ट्रैप्शन और जो एक पॉलिटिकल ढांचा लाके इस्लामाबाद में बिठाया गया है, ये एक जाली और एक मसनूई ढांचा है। इसको समझा गया था कि ये एक ड्यूरेबल ढांचा होगा, लेकिन बहुत जल्दी ये साबित हुआ कि ये एक जाली मसनूई ढांचा है। कहने में ये लीगल है, कहने में ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, पेपर के ऊपर ये गवर्नमेंट ठीक लगती है, दुनिया को बताने के लिए ये ठीक है, इसको अदालतों के सामने जाके आप लीगल कह सकते हैं। लेकिन जो असल रियलिटी है रियल पॉलिटिक की, कि PDM की इस हुकूमत के अंदर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है, इसके अंदर एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, एक वॉइड है। पूछिए क्यों? बिकॉज जहन में कहने में है कि PMLN है, PPP है, मौलाना की पार्टी है, ANP है, ये तो 13 पॉलिटिकल पार्टीज का मजमुआ है। ये सारी की सारी 13 पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर हवा में जो हैं वो लटकी हुई हैं, और इनके नीचे कुछ नहीं है। इनके ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर आप जाएंगे तो इसके ग्राउंड लेवल के ऊपर आवाम का इनपुट और जो अप्रूवल है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है कि कहने में PMLN की खासी सीटें वहां से, लेकिन अभी इलेक्शन इसीलिए नहीं करना चाहते, जाना नहीं चाहते इलेक्शन में। अभी अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो PMLN की सारी टांगें उठ जाएंगी, बहुत बुरे उनके हालात हो जाएंगे, इसीलिए वो इलेक्शंस को मसलसल डिले करना चाहते हैं। सो इस हवाले से मैंने वीलॉग किया था। ये मैंने स्पेसिफिक खालिसन 1971 की ट्रेजडीज के हवाले से नहीं किया, इसीलिए मैं ह्यूमन राइट वायोलेशंस में जीनोसाइड की डिस्कशन के अंदर नहीं गया। बहरहाल कमेंट्स आए कि वहाँ जीनोसाइड हुआ, वो ऑर्गेनाइज जीनोसाइड था। मैं उस पर बहुत क्विकली कमेंट करूँ, मेरा नहीं ख्याल, मैंने इसको बहुत पढ़ा है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो इसमें है वो प्रोफेसर शर्मिला बोस की किताब है, डेड रेकनिंग, द मेमोरीज ऑफ 1971 इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर। तो जीनोसाइड की खास किस्म की डेफिनेशन है। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई प्लान था ऑर्गेनाइज जीनोसाइड करने का। वहाँ पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो एक डिसिप्लिन था वो बहुत बुरी तरह से टूटा। एक बड़ा ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ जिसके नतीजे में हजारों, इट इज़ फियर्ड कि एनीवेयर बिटवीन 100,000 टू 200,000 या 300,000 वहाँ पे डेथ्स हुई। लेकिन वो तीनों साइड से डेथ्स हुई। प्रिंसिपली तौर पे वो वेस्ट पाकिस्तानीज की डेथ्स हुई, बंगालीज की डेथ्स हुई, जो वेस्ट पाकिस्तान के लॉयल बिहारीज थे उनकी डेथ्स हुई, इंडियन आर्मी की डेथ्स हुई, पाकिस्तान आर्मी की डेथ्स हुई। लेकिन वहाँ पे जीनोसाइड नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत ब्रूटल किलिंग हुई, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लडशेड हुआ। और इस सूरत हाल, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इस सूरत हाल के ऊपर तो 100 से ज़्यादा किताबें जो हैं लिखी जा चुकी हैं। अगर आप लोग में से बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसके ऊपर एक एकेडमिक किस्म की डिस्कशन भी हम कर सकते हैं, जिसमें मैं उन बहुत सी किताबों को और जो एकेडमिक पेपर्स और पॉलिसी पेपर्स लिखे गए हैं, हिस्टोरिक जो एनालिसिस लिखा गया, उसके मैं लिंक्स जो है
डिस्क्रिप्शन के अंदर दे सकता हूँ, लेकिन क्विकली मैं ये कह दूं कि 3 कम से कम पर्सपेक्टिव जो हैं 1971 की ट्रेजेडी के हवाले से एग्जिस्ट करते हैं। एक पर्सपेक्टिव पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है कि ये जो खास करके एस्टैब्लिशमेंट डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव है कि जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि हिंदुस्तान का फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत पेनिट्रेशन थी, बहुत असर रसूख था, उन्होंने मुक्ति बानी को खड़ा किया, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जो है उसके ऊपर उनका बहुत इन्फ्लुएंस था, और उनकी शुरू से उनका प्लान ये था कि वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को दो लख्त करना चाहते थे, वो इस मुल्क को तोड़ देना चाहते थे। और फिर ये कि जब जंग हुई तो ज्यादतियाँ भी हुई और ज्यादतियाँ हर साइड से हुई। ये एक पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है। अब और जाहिर है कि ये कंप्लीट पर्सपेक्टिव नहीं है, आप तीनों पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे उसके दरमियान आप किसी रियलिटी पे जाएंगे। और जो इंडियन पर्सपेक्टिव है बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडियन पर्सपेक्टिव ये है कि हम मजबूर हो गए, पाकिस्तान ने वहाँ पर इतना ऊधम मचाया, इतनी ह्यूमन राइट वायलेशन की, इतनी किलिंग की, जीनोसाइड का आगाज़ कर दिया, बंगालियों के लाखों की तादाद में बंगालियों को मारा, और प्योरली ऑन ह्यूमन राइट कंसिडरेशंस और इंसानियत की खातिर हम जो हैं जिस तरह के यानी 26 मार्च को या 27 मार्च को इंदिरा गांधी अपनी पार्लियामेंट में चली गई, लोकसभा में या राज्यसभा में, और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि हमें इंटरवीन करना है। 1971 की बात कर रहा हूँ, 27 मार्च 1971 में, कि पाकिस्तान वहाँ पे जीनोसाइड कर रहा है। तो पर्सपेक्टिव ये है कि हम प्योरली आए थे ह्यूमन राइट की बेसिस पे इंटरवेंशन करने के लिए, बंगालियों की ज़िंदगी बचाने के लिए। इस पर्सपेक्टिव के अंदर बड़े फ्लॉज हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में डेफिसिट्स ऑफ फ्लॉज हैं, कमज़ोरियाँ हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मच एविडेंस एग्जिस्ट कि हिंदुस्तान की जो पेनिट्रेशन थी और हिंदुस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट थी इन द अफेयर्स ऑफ द फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान एंड प्रेजेंट बांग्लादेश, वो 1971 की एक्चुअल जो ट्रेजेडीज हुई या जो एक्चुअल क्लैश हुआ या जो जंग हुई, जो हॉस्टिलिटीज हुई, उससे बहुत पहले से थी। इनफैक्ट ये है कि कुछ बरस पहले हिंदुस्तान के अखबारात में ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ छपी कि जब उसके 40 या 50 बरस के बाद एक एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, तो मुक्ति बानी के वेटरन्स को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बुलाना चाहती थी, और उस वक्त पता चला कि इंडियन आर्मी ने 1971 की जंग के फौरन बाद मुक्ति बानी से रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड था उसको, उस वक्त के जो ईस्टर्न थिएटर के कमांडर थे जनरल अरोड़ा या कोई और, उन्होंने उसको जला दिया था और उसको तल्फ कर दिया था। और उसके बाद ये पता नहीं चल सकता कि मुक्ति बानी का आगाज 67 में हो रहा था, 68 में हो रहा था, 69 में हो रहा था, 70 में हो रहा था, किस स्टेज के ऊपर लोगों को एक्टिवली रिक्रूट किया गया, उनको किस तरह से पेमेंट्स की जाती थी, वो पेमेंट्स कौन करता था, वो फंड्स कहाँ से आते थे, इन चीज़ों के बारे में अब इंडियन हिस्टोरियंस को भी कोई ठीक तरह से नहीं पता, बिकॉज इंडियन आर्मी ने उन रिकॉर्ड्स को जला दिया था। सेकेंड पॉइंट ये है कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया, और सरेंडर करके वो एक गैरिजन्स में चले गए। 16 दिसंबर से लेके 24 या 25 दिसंबर तक बिहारीज की जो मैसिव किलिंग हुई वो इंडियन आर्मी की वॉच में हुई। उसकी तमाम, वो मुक्ति बानी ने की, वो इंडियन आर्मी ने नहीं की वो, लेकिन उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हिंदुस्तान की फौज के ऊपर आती है। और जो बहुत ज़्यादा हमें तस्वीरें दिखाई जाती हैं या फुटेज के इमेजेस दिखाए जाते हैं जिसमें क्लम्प्ड लाशें जो हैं वो दरियाओं में फ्लोट कर रही हैं, वो बंगालीज की नहीं है, वो बिहारीज की हैं जो पाकिस्तानी लॉयलिस्ट थे, जिन्हें ब्रूटली मुक्ति बानी ने उनको उनको मैसेकर उनका किया, और इंडियन आर्मी ने उसमें इंटरवीन नहीं किया, उसको नहीं रोका। हालांकि एज अ कॉन्करर एंड एज अ विक्टर ऑफ द वॉर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अंडर द इंटरनेशनल लॉ। तो जहां पाकिस्तानी साइड, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तानी साइड को जाके होलसेल उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, तो माफ़ी तो सारी साइड्स को एक दूसरे से मांगनी पड़ेगी, हिंदुस्तानी अफवाज को और इंडिया को अपनी। अच्छा, फिर इंडिया की जो इंटरवेंशन थी वहाँ पे वो भी इंटरनेशनल लॉ के मनाफी थी, बिकॉज ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली दफ़ा हुआ कि एक यूनाइटेड नेशन के मेंबर ने बाकायदा एक मिलिट्री एग्रेशन की दूसरे मेंबर के खिलाफ और उसको तोड़ दिया, उसको दोलख्त कर दिया। तो इंडिया को भी उसका एक जवाब देना है, इंडिया को उन किलिंग्स का भी जवाब देना है जो उसकी आर्मी की वॉच में हुई, और मुक्ति बानी को खड़ा करना, उसको फाइनेंस करना, वो फाइनेंसिंग कब शुरू हुई थी, उनको कैसे आर्म किया था उन्होंने, जो किलिंग्स की वेस्ट पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन, ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में एक मुल्क था, जो वेस्ट पाकिस्तानी पॉपुलेशन वहाँ रहती थी, उसकी जो बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई, जो
जो थ्रू आउट 1970 हो रही थी, 1971 में हो रही थी, और वही किलिंग्स थी जिन्होंने इनफैक्ट जो ऑपरेशन सर्च लाइट था 25 मार्च 1971 का, जो नहीं होना चाहिए था, बहुत ब्रूटल वो क्रैकडाउन था, लेकिन उस क्रैकडाउन के पीछे जो जस्टिफिकेशन थी वो किलिंग थी जो कि मुक्ति बानी पूरे फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान के थिएटर के अंदर कर रही थी। तो वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिया के ऊपर आती है, जैसे पाकिस्तान की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इंडिया की बनती है, बंगाली साइड की भी बड़ी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि उस बंगाली साइड से कहा जाता है कि पाकिस्तानियों को अनकंडीशनल बिला मशरूत जो है इस पे एक माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन बिहारियों की जो किलिंग बंगालीज ने की है, जिसका डॉक्टर शमीला बोस ने अपनी किताब डेड रेकनिंग में बहुत तफसील से उसका जिक्र किया, और उन्होंने ये लिखा है कि जहाँ पाकिस्तानी फिर भी शर्म और नदामत में है, उन्होंने कहा कि जब वो तीनों साइड से मिली, इंडियन से मिली, पाकिस्तानी साइड से मिली, बंगाली तो वो खुद थी, बंगाली साइड से मिली, तो उनका एनालिसिस फाइनली ये था कि पाकिस्तानी साइड पे फिर बड़ी शर्म है, बड़ी नदामत है, बड़ा अफसोस है कि हमने बड़ी ज्यादतियां की, हमारा डिसिप्लिन ब्रेकडाउन हो गया, हमने ह्यूमन राइट वायलेशंस की, और अपने आप को मुद्दे पे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। लेकिन बंगाली साइड पे किसी किस्म की कोई रिफ्लेक्शन है ही नहीं कि जो सबसे ज़्यादा किलिंग हुई है वो तो बिहारीज की हुई है, और जो बंगाली मुक्ति बानी ने की उसका, और फिर उन सबको माफ कर दिया गया। यानी आफ्टर द एंड ऑफ दिस वॉर ऑफ लिबरेशन 1972-73 में बाकायदा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए शेख मुजीब रहमान की हुकूमत ने उन सबको माफ कर दिया। बॉटम लाइन ये है, मतलब दिस इज नॉट द सब्जेक्ट राइट नाउ, लेकिन चूंकि मैंने ये कमेंट्स देखे, बॉटम लाइन ये है कि तीनों ही साइड जो हैं, पाकिस्तानी साइड, द इंडियन साइड एंड बांग्लादेशी साइड जो हैं, उनको अपनी अपनी कम अज कम अपॉलॉजी, अपनी माफ़ी और अपना हिसाब किताब देने की ज़रूरत है, टू बेसिकली आर्ग्यू दिस थिंग कि एक ही साइड ने सारा हिसाब किताब देना है इस ट्रेजिडी का, हिस्टोरिक ट्रेजिडी का। दिस इज नॉट अ वेरी एक्यूरेट वे ऑफ लुकिंग एट इट, और इस पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है। यानी ज़ाहिर है इसमें इंडियन साइड ने भी लिखा है, इसको अमेरिकन साइड ने भी लिखा है, इस पे इंग्लिश ने भी लिखा है, इस पे बंगालीज ने भी लिखा है, इस पे पाकिस्तानीज ने भी लिखा है। तो जब सारी चीज़ को देखते हैं तो एक टोटली डिफरेंट पिक्चर जो है वो सामने आती है। अक्सर लोग जो हैं उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हुई हैं, वो उड़ती उड़ती बातों के हवाले से इसको लेकर चलते हैं। बट दिस इज अ बिग सब्जेक्ट, raise your questions again, I can again come back and we can separate do a more academic discussion on it। अच्छा, वापस आते हैं टूवर्ड लाहौर एंड टूवर्ड जमान पार्क, जहाँ इस वक्त एज आई स्पीक इमरान खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अभी भी पॉलिटिशियंस के साथ हो रही हैं, और इमरान खान साहब ने क्या फैसला करना है वो उन्होंने अपने दिल में, अपनी छाती में छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि उनको सारे ही लोग बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। बट लेट्स लुक एट दी रिस्क्स एंड चैलेंजेस जो कि इमरान खान के सामने हैं। इमरान खान ने 26 नवंबर को इसका ऐलान किया, और उसके बाद ये चीज़ जो है ये लटकने लग गई, डिथक करने लग गई, और ऐसा लगता था कि इमरान खान साहब ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन वो मसलसल एक सोच में है। और ये अब हम कह सकते हैं इन हाइंडसाइट कि जब उन्होंने ये ऐलान किया तो वो, और मैंने कह चुका हूँ मैं एक से ज़्यादा वीलॉग में, तो वो ये भी चाहते थे कि इसकी तरफ से पीडीएम की जमातों की तरफ से, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या रद्द अमल आता है। वो शायद एक्सपेक्ट करते थे कि एक मीनिंगफुल नेगोशिएशन होगी, एक डायलॉग होगा। फिर एक डायलॉग की खबर हमने सुनी भी कि 3 या 4 मुलाकातें पीएमएलएन की लीडर्स इसहाक डार और जो वज़रा हैं उनके और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के दरमियान में हुई। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने अनप्रेसिडेंटेड तौर पर इस सारे टाइम पीरियड में फ्लाई किया, इस्लामाबाद से फ्लाई करके आके वो इमरान खान साहब को एक से ज़्यादा दफ़ा उन्होंने उन मीटिंग्स के ऊपर ब्रीफ किया। उन्होंने एतराफ़ भी किया अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में कि बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी मीटिंग्स हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उन मीटिंग्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने इसहाक डार साहब को इसकी परमिशन दी थी। लेकिन पीएमएलएन का भी इन दी एंड कहना यही था कि वो मीटिंग्स किसी लॉजिकल एंड मंतकी इंजाम की तरफ नहीं जा सकी हैं। शहबाज शरीफ साहब की लेटेस्ट पोजीशन ये है कि अगर असम्बलीज डिसॉल्व होती हैं तो हम वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। वो इलेक्शन क्या होंगे, क्या वो एक जनरल इलेक्शंस होंगे प्रोविंशियल, या वो बाई इलेक्शंस करवाना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ये क्लियर नहीं उनकी स्टेटमेंट से। दूसरी तरफ से शेख रशीद की स्टेटमेंट जो आ जाइए उससे भी बात वाज़ेह होगी। वो भी ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जो नेगोशिएशंस हैं वो कहीं नहीं गई, और शेख रशीद ये चाहते हैं कि असम्बलीज को दिसंबर के अंदर ही तोड़ दिया जाए, कम अज़ कम उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लगता है। अब लेट्स लुक एट द रिस्क जो मुनस इलाही और परवेज़ इलाही का जो पर्सपेक्टिव है, और जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उसको प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की सपोर्ट भी हासिल है, पीटीआई के और भी बहुत से लोगों की तायद जो इसमें शामिल है, कि असम्बलीज़ को दिसंबर में नहीं तोड़ना चाहिए। अगर असम्बलीज़ को डिसॉल्व करने की डेट देनी चाहिए इमरान खान साहब को, तो वो कहीं जाके फरवरी के आखिर में देनी चाहिए। इसका मतलब है कि फरवरी के आखिर में होती है तो मार्च अप्रैल में, तो फिर कहीं जून 2023 में प्रोविंशियल इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होंगे। अब रिस्क इसमें क्या है, इसमें जहाँ इसके अंदर बड़ा रोमांस है कि आपने धमाका कर दिया और ठा कर दी, और मतलब एक मुजाहिद जो है वो मैदान में आ गया है या वक्त शहादत आ गया है, ये सब ज़ाहिर है कि बड़ा डीप रोमांस है।
दूसरी तरफ से सर्टन लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम ये हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब आप असेंबलीज को डिसॉल्व करते हैं, पंजाब को ले लीजिए, और परवेज़ इलाही और महमूद खान चीफ मिनिस्टर्स नहीं रहते, तो वहाँ पर एक इंटरम सेटअप ने आना है लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, जिसने आके इलेक्शंस करवाने हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और उस इंटरम सेटअप को चूंकि असेंबलीज अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर रही हैं, उनको मुद्दत से पहले तोड़ा गया है, तो द इंटरम सेटअप कैन बी फॉर 90 डेज इन बोथ द प्रोविंसेस। लेकिन जो इंटरम सेटअप है वो दोनों जो जमातें हैं, यानी हुकूमत और अपोजिशन, PMLN इज़ एन अपोजिशन इन पंजाब एंड अदर पार्टीज आर एन अपोजिशन इन खैबर पख्तूनख्वा, तो मुख्तलिफ इन सारी जमातों के बाहमी सलाह मशवरे से, नेगोशिएशन से जो है एक इंटरम सेटअप में मारज़ वजूद में आना है, और जिसमें एक इंटरम चीफ मिनिस्टर एंड ऑल दैट। अब अगर इनका आपस में कंसेंसस नहीं होता, और सुना यही जा रहा है कि PMLN उस नेगोशिएशन में आएगी नहीं, मामला फिर चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थे, यानी राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं वो फैसला करेंगे कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर इंटरम कौन होगा और खैबर पख्तूनख्वा का इंटरम चीफ मिनिस्टर कौन होगा। बट दिस इज नॉट द टोटल कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने सुना है, मुझे एक फ्रेंड बता रहे थे कि हसन अस्करी, प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी जो हैं, वो 2018 के जो इंटरम गवर्नमेंट बनी उसमें वो चीफ मिनिस्टर थे, गालिबन पंजाब के, इफ आई करेक्टली रिमेंबर। और उन्होंने अपने दोस्तों को ये बताया कि मुझे किसी ने कभी चाय भी नहीं पूछी, मेरी कोई पूरे सिस्टम के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, मुझे कोई पूछता नहीं था, मैं मेहरली कॉस्मेटिक था, सेरेमोनियल था। बाकी भी लोग जो इंटरम गवर्नमेंट्स ऐसी आती हैं 90 दिन की, उसमें मिनिस्टर्स रहे हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं, खुद नजम सेठी साहब का अपने बारे में यही कहना था। और बात है कि इमरान खान साहब ने उन पे 35 पक्चर का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन तमाम एनेक्डोटल एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि जो इंटरम गवर्नमेंट्स आती हैं उनके पास कोई बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती, और सारी की सारी एक्चुअल जो डिसीजन मेकिंग है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ फ्लो आउट कर जाती है, और इस्टेब्लिशमेंट सारे फैसले उठा रही होती है। लेकिन इस केस में एक और पिक्यूलियर चीज़ है, ये पहली दफ़ा होगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो इंटरम गवर्नमेंट्स होंगी, लेकिन सेंटर के अंदर शहबाज शरीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत होगी, विच मीन्स कि असेंबलीज डिसॉल्व होने के बाद शहबाज शरीफ साहब की वो हुकूमत, जो लीगली स्पीकिंग जो है सिर्फ 27 किलोमीटर या मील के ऊपर, 27 किलोमीटर्स के ऊपर है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, उसकी जो पावर है उसमें बेइंतहा इजाफा हो जाएगा। अब भला पूछें क्यों होगा? इसलिए होगा कि अभी तक तो इन द प्रेजेंस ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट ऑफ परवेज इलाही एंड PTI, एंड दूसरी तरफ महमूद खान, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैठी है PTI की खैबर पख्तूनख्वा में, तो जो ब्यूरोक्रेसीज हैं प्रोविंशियल, वो अपने चीफ मिनिस्टर और अपने मिनिस्टर्स की तरफ किसी हद तक देख रही हैं, किसी हद तक ही देख रही हैं, ब्यूरोक्रेसीज बड़ी सरकश होती हैं। लेकिन जब इंटरम सेटअप आ जाएगा और ये पार्टीज पावर में नहीं होंगी और ये सड़क पे आ जाएंगी, तो ये जो इंटरम सेटअप के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी, इंटीरियर सेक्रेटरी, IGPs, DIGs, डिप्टी कमिश्नर्स होंगे, ये सीधा सीधा इस्लामाबाद की तरफ देखेंगे, जहां एक लेजिटिमेट सिटिंग सर्वाइविंग गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ साहब की बैठी होगी। तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की ताकत में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 100 टाइम्स इजाफा हो जाएगा। अभी वो 27 किलोमीटर्स में है, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा पे भी रूल कर रहे होंगे वाया अ वीक इंटरम सेटअप, और वो पंजाब में भी हुकूमत कर रहे होंगे, और एस्टैब्लिशमेंट की भी उनको तायद हासिल है। गिवन दीज रियलिटीज, आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इमरान खान ने एक तुरुप का पत्ता उस वक्त खेला 26 नवंबर को। वो चाहते थे कि रिएक्शन क्या हो, लेकिन वो खुद भी गालिबन मुंह से ही कन्विंस होंगे। ये पता चल जाएगा हमें अगले 6-7 घंटे में कि वो क्या करेंगे। क्या वो फिर वही डिसीजन करेंगे कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद मिश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी, या वो फूंक फूंक के अपने कदम उठाएंगे? बिकॉज फूंक फूंक के कदम उठाने की जो यह हमें वैसे पता चल जाएगा। मैंने दोनों साइड्स का एनालिसिस आपके सामने रख दिया है। दूसरी तरफ जाहिर है कि एक रोमांटिक चीज़ है कि आप असेंबलीज तोड़ देंगे, उसके बाद आप सड़कों पे आ जाएंगे और आप एजिटेशन करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद हो जाएंगे, और आपकी कैलकुलेशन ये है कि अब हालात एक ऐसे नहज पे आ चुके हैं कि बहुत देर तक इलेक्शंस को नहीं रोका जा सकता। इस्टेब्लिशमेंट में भी एक ट्रांजिशन हो गई है, और नई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो PTI को एक्टिवली कन्फ्रंट नहीं करना चाहेगी, अनलाइक जनरल बाजवा। ये सब चीज़ें एक असम्पशंस हो सकती हैं, बट लेट्स लुक एट अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट। वो ये है कि एक छोटी सी तफसील आपको ज़रूर बता दूं कि आज के दिन में कोई 11 बजे बुलाया था जो इमरान खान अटेम्प्टेड मर्डर की इन्वेस्टिगेशन पंजाब में JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। लाहौर में उस टीम ने राना सनाउल्लाह साहब को बुलाया था, अता तारड़ साहब को बुलाया था, उसके अलावा मरियम औरंगजेब साहब को बुलाया था, और एक और लीडर जो है उनको भी बुलाया हुआ था PMLN के 11 बजे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं गया।
اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بنیں گے. ایک چھوٹی سی ڈائمینشن ہے بیکاز ڈفرینٹ چیزوں کو جب آپ جوڑ کے دیکھتے ہیں. لیکن جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جو یورپ سے واپس لندن آ چکے ہیں اور لندن میں ان کے خلاف ایک عجیب و غریب قسم کا کیس بھی ہے جس کو تسنیم حیدر صاحب وہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں برٹش پولیس کے سامنے, اور ان کے وکیل مہتاب جو ہیں مہتاب نسیم ان کا غالباً نام ہے, وہ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی ایویڈنس ہے اور ہم نے پکٹوریل ایویڈنس, پکچر, امیجز, آڈیو, پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ لندن پولیس کو دے دیا ہے, اور یہاں پہ اریسٹ جو ہیں وہ بھی ممکن ہے وغیرہ وغیرہ. تو نواز شریف صاحب کے بارے میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جنوری 2023 میں واپس جو ہے پنجاب آئیں گے اور وہ لاہور میں لینڈ کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو نواز شریف صاحب ایک سو کالڈ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, اور اگر آپ طلال چودھری کی ٹیلی ویژن ڈسکشن دیکھیں, سلیمان شہباز کی وہ ٹاک دیکھیں, کامنٹس دیکھیں جو انہوں نے ایک عدالت کے سامنے کیے, رانا ثناء اللہ صاحب کی کامنٹری سنیں کہ عمران خان کے خلاف کیسز ہیں, ان کیسز کا فیصلہ ہونا ہے. طلال چودھری بھی یہی کہتے ہیں, مریم اورنگزیب بھی یہی کہتی ہیں, آج تو مریم نواز صاحبہ کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی. تو نواز شریف صاحب کی لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں واپس آ جاؤں اور میرے خلاف کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں, مجھے کوئی نہ روکے, مجھے, کیونکہ وہ تو کانوکٹ ہیں, وہ تو جیل سے گئے تھے 15 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے, ان کو تو بنیادی طور پہ جیل میں جانا چاہیے. تو جب آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیل میں نہ ڈالا جائے, میں واپس آؤں تو مجھے ایک ہیروز ویلکم ملے. لیکن ان کی ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ میں نے تو جیل میں نہیں جانا, لیکن عمران خان کو جو ہے جیل میں جانا چاہیے, عمران خان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. اور یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. وہ فیکٹر اے نے کی, بی نے کی, سی نے کی, ڈی نے کی, ایکس نے کی, وائی نے کی, زیڈ نے کی, اس نے کی, اس نے کی, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو عمران خان کی زندگی ختم ہو جائے, یا عمران خان جیل میں بند ہو جائے, یا کم از کم عمران خان جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. تو اس حوالے سے پی ایم ایل این کو 2 کیسز پہ بڑی امید ہے. ایک توشہ خانے کا کیس ہے جو مسلسل چل رہا ہے, سیشن کورٹ میں بھی چل رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی چل رہا ہے, 20 تاریخ کو اس کے حوالے سے امپورٹنٹ پیش رفت ہونی ہے. دوسرا ٹیرین کے حوالے سے جو بھی کیس ہے کہ جو ایک کیس ڈالا گیا ہے کہ عمران خان نے اپنی جو ایک بیٹی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور اس وجہ سے 62(1)(f) کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. ان دونوں چیزوں پہ میں نے وکلا سے بات کی ہے. پہلے توشہ خانے کا میں ٹیرین والے کیس کا بتا دوں. ٹیرین کے کیس میں ایک, حالانکہ اس کو وکیلوں کا یہ کہنا ہے, لیگل ایکسپرٹس کا, کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کر لیا. یہ بڑی عجیب بات ہے بیکاز چند مہینے, یہ 2-3 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈویژنل بینچ نے, وچ از اے 2-member بینچ, اس نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ اس کا پاکستان کی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک irrelevant کیس ہے, اور اس کو داخل دفتر انہوں نے کیا. ان presence of that precedent اس کو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈمٹ کر لیا ہے, which is rather strange and very awkward. However, legally speaking, کسی بھی بچے کی پیٹرنٹی جو ہے اس کو 3 ہی لوگ اس کا ایشو اٹھا سکتے ہیں. باپ اٹھا سکتا ہے, ماں اٹھا سکتی ہے, وہ بچہ خود اٹھا سکتا ہے. یعنی ایک بچہ آ کے کسی عدالت میں کہہ سکتا ہے کہ مجھے میرا ماں یا باپ جو ہے تسلیم نہیں کر رہے, مجھے اپنی ریکگنیشن چاہیے. ایک ماں یہ کہہ سکتی ہے کہ فلاں شخص سے میری اولاد ہے لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا, خرچہ نہیں دے رہا, تو وہ اس کو ایشو اٹھا سکتی ہے. یا ایک باپ عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے کہ جو بچہ کسی عورت کے پاس ہے وہ میرا ہے اور میری ریکگنیشن جو ہے چاہیے. ان 3 کے علاوہ اس میں کوئی اسٹیک ہولڈر XYZ جو ہے وہ جا کے عدالت میں اس ایشو کو نہیں اٹھا سکتا. اینڈ گیون دس لیگل ریالٹی, اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو سننا چاہ رہی ہے. آف کورس کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن ہوگی, لیکن لیگل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ دس از اے نو فلائی, یہ اڑنے والا کیس نہیں. اب آ جاتے توشہ خانے. توشہ خانے کے کیس کا چرچا تو بہت کر رہے ہیں پی ایم ایل این, لیکن اس میں جو فلا ہے پی ایم ایل این کی اپروچ میں, کہ وہ اس کو ایک اخلاقی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ جو گھڑی تھی, اس گھڑی کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے, بڑی یونیک گھڑی تھی, یہ بڑی اخلاقی طور پہ غلط کیا, پاکستان کی بڑی بےزتی ہو گئی. لیکن لیگلی اسپیکنگ وہ گھڑی ایک گفٹ تھا, ایز پر دا لا وہ گفٹ جو ہے وہ خریدا جا سکتا تھا توشہ خانے سے. اس کو خریدا گیا, اس کی پیمنٹ ادا کی گئی, اس کے بعد وہ گھڑی توڑی جاتی, سمندر میں پھینکی جاتی, بیچی جاتی, ہوا میں اڑا دی جاتی, ٹکڑے کر دیے جاتے, کھا لیا جاتا, تیزاب میں ڈال دیا جاتا. وہ عمران خان کی ملکیت تھی, جیسا کہ عمران خان نے چند دن پہلے کہا ہے کہ میں جو مرضی کرتا گھڑی کے ساتھ, وہ میری مرضی تھی. تو بہرحال اس کیس میں بھی کوئی لیگل جان نہیں ہے. بہرحال کوششیں ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح سے ختم کیا جائے, بیکاز نواز شریف صاحب کی ایک اور بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں, ریت بھی یہی ہے, جس زمانے سے محترمہ بے نظیر بھٹو 1985-86 میں پاکستان آئی تھیں تو لاہور میں بہت بڑا ان کا ویلکم ہوا تھا.
مال روڈ کے اوپر بہت بڑا کراؤڈ تھا ان کے لیے. اس کے بعد سے ریت یہی ہے کہ جب ایک لیڈر ایگزائل میں ہو، حالانکہ یہ سارے لیڈرز خود ہی سیلف ایگزائل میں، کسی نے کسی کو زبردستی باہر نہیں رکھا ہوا تھا، لیکن جب وہ آئیں تو خاموشی سے نہ آئیں. ان کو ریسیو کرنے کے لیے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ایک لاہور ایئرپورٹ کے اوپر موجود ہوں. اب جب تک پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت ہے تو لاکھوں لوگ تو نہیں آ سکیں گے لاہور ایئرپورٹ کے اوپر نواز شریف صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے. تو نواز شریف صاحب کی ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ ان کو ہیروز ویلکم ملے. تو یہ سب سچویشنز ہیں جو اس وقت ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں ہوں گی. اگلے 5-6 گھنٹے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، یا وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں گے کہ یہ امپلیکیشنز ہیں اس طرح کی انٹرم سیٹ اپ الیکشن کمیشن سو آل اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایوری تھنگ. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. تو بہرحال آخر میں ہم دعا یہی کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی ہم سب کو اللہ عقل دے، ہمت دے، حوصلہ دے کہ ہم پاکستان کو ایک میننگ فل حقیقی جمہوریت کی طرف، ایک بہتر معاشرے، ایک بہتر پولیٹیکل آرڈر، ایک پروگریسو پولیٹیکل آرڈر کی طرف لے جا سکیں. آمین. اور جب یہ ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کا فیصلہ تو پھر اس کا دوبارہ انالیسس کریں گے. تھینک یو.